आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज मुझसे कोई पूछे कि आत्माएं होती हैं या नहीं, तो मेरा जवाब वो नहीं होता जो मैं पहले देता था। जो मेरे साथ हुआ, अगर वो ना हुआ होता तो मैं आत्माओं पर विश्वास नहीं करता। ये घटना 2014 की है। मेरा नाम संजय है। मैं इंदौर में अपनी पढ़ाई करने के लिए आया था। मैं पहले अनाथ था, बाद में मुझे गुप्ता परिवार ने गोद ले लिया था। वो दिन मेरा कॉलेज का पहला दिन था। मैं बहुत खुश था क्योंकि ये कॉलेज इंदौर का सबसे बड़ा कॉलेज था। उस कॉलेज का नाम था गांधी कॉलेज। मैं जब कॉलेज पहुंचा तब कॉलेज में बहुत चहल पहल थी और ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। जब मैंने कॉलेज में देखा, हर जगह लोग यहाँ वहाँ चल रहे हैं, पर एक कोने में एक लड़की गुमसुम सी बैठी थी। मैंने ये देखा तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं तुरंत वहाँ चला गया और उसके पास जाकर पूछने लगा कि क्या हुआ। वो लड़की मुझे कुछ अजीब नज़रों से देखने लगी। उस लड़की को मैं कुछ और पूछ पाता, तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी तो मैं पीछे मुड़ा। मेरे पीछे मेरे बचपन का दोस्त था समीर। उसने बोला, यहाँ क्या कर रहा है तू? तब मैंने उसे कहा, यार इसी कॉलेज में मेरी एडमिशन हुई है और ये लड़की। मैं उसे वो लड़की दिखाने ही वाला था कि पता नहीं वो कहीं गायब सी हो गई। मुझे कुछ अजीब लगा। मुझे लगा कि शायद चली गई होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं कॉलेज देखने में बिजी हो गया। पूरा एंजॉय करने के बाद मैं वापस घर की ओर ही जा रहा था। दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हुए काफ़ी वक्त हो चला था और अब तक आसमान में पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। मैं अपने घर की ओर वापस बढ़ रहा था। घर का रास्ता बहुत ही सुनसान था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी और वो आवाज़ किसी लड़की की थी। उस लड़की ने कहा, संजय तुम हो ना? मैं उस आवाज़ को सुनकर और भी डर गया, पर मैं अपने डर पे काबू पाकर वापस से चलने लगा और चलने की रफ्तार बढ़ा दी। पर वो आवाज़ वापस आई और नाम के साथ कह रही थी, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना आई हूँ। पहले उस लड़की की परछाई दिखी और वो तुरंत मेरे सामने आ गई। जब मैंने उस लड़की को देखा, पहले तो मैं डर गया, पर मुझे याद आया कि ये तो वही कॉलेज वाली लड़की है। मैंने उसको घबराते हुए पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? इस पर वो लड़की बोली, मैं एक आत्मा हूँ, पर रुको, डरो मत, मैं किसी इंसान को बिना वजह नुकसान नहीं पहुँचाती। पर मैंने कुछ और ना ही सुना और ना ही बोला और वहाँ से भाग गया। जब मैं घर पहुँचा तो मैं पसीने से लथपथ और तरबतर हो गया था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना दिमाग दूसरी ओर लगाने लगा, पर वो नज़ारा मेरी आंखों के आगे से गायब ही नहीं हो रहा था। फिर भी मैं सोने की कोशिश करने लगा। तभी वापस से वो आवाज़ आने लगी। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने बोला, तुम कौन हो? तो वो लड़की अचानक से मेरे सामने आई और कहा, मेरा नाम काव्या है। तुम डरो मत मुझसे, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इस पर मैंने उससे पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? इस पर वो लड़की बोली, मुझे मुक्ति दिलाओ। मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकता हूं? इस पर उस लड़की ने कहा, मुझे कोई अपना ही मुक्ति दिला सकता है, पर मैं तुम्हारा अपना कैसे हुआ? तुम मेरे अपने हो। मैंने ये सुना तो मैं हक्का बक्का रह गया।
पर उसने कहना जारी रखा। उसने कहा कि हम लोग अनाथालय में साथ में थे, तुम मुझे प्यार से लड्डू बुलाते थे। तब जाकर मुझे याद आया कि ये तो मेरे बचपन की दोस्त है। तब जाकर मुझे शांति मिली, पर दूसरी ही सेकंड मैंने दुखी होकर पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तब काव्या ने कहा, तुम्हें तो पता था कि मुझे पढ़ना कितना पसंद था और मैंने बहुत मेहनत करके आगे पढ़ाई की और आगे बढ़ने के लिए मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सब बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक दिन 2 लड़कों की बुरी नज़र मुझ पर पड़ी और फिर उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया और मुझे मार दिया और तब जाकर मैं आत्मा बन गई। जब ये मेरे साथ हुआ तब मैं बहुत डरी सहमी थी। जब मुझे होश आया तब वो दोनों लड़के मेरे शरीर को दफना रहे थे। मैंने उन्हें रोकना चाहा, तब मुझे पता चला कि मैं मर चुकी हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाई। आगे काव्या ने बताना जारी रखा। जब मैं भटक रही थी तब एक तांत्रिक ने मुझे देख लिया और मुझे बोला कि मुझे पता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। तब मैंने कहा कि उसे कैसे पता और वो मुझे कैसे देख सकता है। इस पर उस तांत्रिक ने कुछ कहा तो नहीं, मगर उसने बस इतना ही कहा कि मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरा कोई अपना मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करेगा। ये सारी बात जब मैंने सुनी तो मेरी आंखें भर आई, पर काव्या ने कहना चालू रखा कि उसका बदला तो पूरा हो गया, पर उसे मुक्ति नहीं मिली, इसलिए वो अभी तक भटक ही रही है। सालों साल बीत गए। पूरे 3 साल के बाद मैं उसे मिला हूँ। मैंने ये बात सुनकर उससे पूछा, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तब काव्या ने कहा, मेरे शरीर को अंतिम संस्कार कर कर। और फिर वो मुझे अपने शरीर के पास ले गए। मैंने वहाँ खुदाई की तो वहाँ हड्डियों के कुछ टुकड़े और एक सिर मिला। मैंने उस शरीर को अग्निदान किया और उसके बाद फिर मुझे काव्या कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रोहन का खुशी खुशी बर्थडे मन रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे कि रात के 12 बजे के बाद अमावस्या का दिन शुरू हो जाता है। इस बात की किसी को कोई खबर नहीं थी। अंधेरी रात और भोले भाले गांव वाले ये सोचकर खुश हो रहे थे कि इस बार अमावस्या की रात में कोई घटना नहीं घटेगी, जैसे कि पिछले कई अमावस्या से घटती आ रही थी, क्योंकि इस बार ओझा ने अपना काम कर दिया था। सब सो रहे थे। रोहन, उसके पापा और अंकेश सब छत पर सोने लगे। जब तीनों सोए तो सब ठीक था। अचानक रात में अंकेश को कुछ अजीब सी महक आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। उसकी बदबू उसको झंझोड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली उसकी सांसें वहीं अटक गई। वहां पर रोहन नहीं था। रोहन रोहन तभी उसके पापा भी उठ जाते हैं। वो सब इधर उधर खोजने लगते हैं, लेकिन रोहन कहीं पर भी नहीं था। अचानक गांव में हल्ला मच गया कि इस बार भी वो चुड़ैल ओझा के झाड़ फूंक करने के बावजूद भी बच्चे को उठा कर ले गई। रोहन रोहन बेटा, उसके पिता समझ गए थे कि वो चुड़ैल उसके बेटे को ले गई है। तभी उनकी आवाज़ सुन उसकी माँ भी उठ गई और बाहर आकर चिल्लाने लगी, रोहन रोहन, बचाओ बचाओ मेरे बेटे को। नीचे सो रही अंकिता और रितिका भी बाहर आ गई। क्या हुआ? रितिका ने अंकेश से पूछा। रोहन नहीं मिल रहा है, अंकेश ने रितिका से कहा। रितिका अचानक बेहोश होते होते बची, क्योंकि अंकिता ने उसे संभाल लिया। अचानक अंकिता के ऊपर खून का एक कतरा सा गिरा
और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखती है तो उसके ऊपर एक साथ कई लोथड़े और खून के छींटे पड़ते हैं। तभी एक आवाज सुनाई दी, बचाओ अंकेश। अंकेश ने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चुड़ैल रोहन को अपने रीछ जैसे हाथों में थामी हुई थी और वो रोहन की गर्दन को मुंह से काट रहे थे। रोहन दर्द से बिलबिला रहा था क्योंकि वो उसकी गर्दन को छोड़ नहीं रहे थे। हवा में कोई उसका क्या ही बिगाड़ पाता। रोहन रोहन, अंकेश लगातार चिल्ला रहा था और फिर वो उसको लेकर जंगल की तरफ उड़ चली। रोहन का शरीर दम तोड़ चुका था। वो उसको उठाए उड़ी चली जा रहे थे। मैं फिर आऊंगी, ये कहते हुए वो उड़कर वहां से चली गई। सभी बस उसे जाते हुए देख रहे थे। अंकेश बस सोचता ही रह गया और वो अपना काम करके जा चुकी थी। रितिका का तो रो रो कर बुरा हाल था और अंकिता कभी रोहन की माँ को समझाती तो कभी रितिका को। गांव वाले सब जानते थे कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हर बार बच्चों को लेकर हवा में उड़ जाते थे। सब उसके पिता को ढाढ़स बंधाने लगे। किसी तरह रात कटी। सुबह जब रोहन को ढूंढने निकले तो रोहन की लाश वही गांव के बाहर खुर्द-बुर्द हालत में मिली। उसको पहचानना भी मुश्किल था। आज अंकेश का जन्मदिन था और अमावस का दिन भी शुरू हो चला था, लेकिन अंकेश ने कोई जन्मदिन नहीं मनाया क्योंकि आज उसका दोस्त रोहन इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। अंकेश के दिल में उस चुड़ैल के लिए बहुत गुस्सा था। उसे पता था कि आज भी अंधेरा होगा और वो चुड़ैल जरूर आएगी उसको ले जाने के लिए। रात का सन्नाटा हुआ। आज अंकेश नीचे कमरे में लेटा उसका इंतजार कर रहा था कि वो कब आए। सब अपने अपने कमरे में थे क्योंकि आज की रात फिर खतरनाक होने वाली थी। अंकेश की आंखों में नींद नहीं बल्कि बेचैनी थी। गांव में आज के दिन कोई भी बाहर नहीं निकलता था। अचानक उसे खिड़की के पास एक साया उतरता हुआ नजर आया। वो चुपचाप लेटा रहा। अंकेश एक निडर लड़का था। उसने जानबूझकर दरवाजे की कुंडी ही नहीं लगाई। उसे यकीन था कि आज की रात वो जरूर आएगी। अंकिता और रितिका दूसरे कमरे में थी, अपने माँ के पास। शेर का शिकार करना हो तो पहले बकरी को ही बांधा जाता है। वही अंकेश ने किया। अंकेश को यकीन था कि वो उसे बिस्तर से उठाने के लिए और फिर ले जाने के लिए ज़रूर कोशिश करेगी। अचानक दरवाज़ा खुला। बगैर कोई आवाज़ के वो इंतज़ार में था कि कब उसे वो चुड़ैल हाथ लगाए। तभी अचानक से उस चुड़ैल ने उसे पकड़ा और एकदम से अंकेश ने अपना चादर हटाया। उसके हाथों में भभूत थे। उसने तुरंत ही वो भभूत उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। भभूत पड़ते ही वो चुड़ैल जैसे छटपटाने से लगी। उसे जैसे कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। उस चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अंकेश ने वहीं पास ही में पड़ा केरोसिन का बोतल उठाया और उस चुड़ैल के ऊपर ढाल दिया और फिर माचिस मारकर घर को बंद कर दिया। उस कमरे को बंद करते ही वो चुड़ैल जैसे छटपटाने से लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अंकेश बाहर था। फिर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले भी बाहर आ गए। सब उस चुड़ैल को चीखता हुआ सुन रहे थे। फिर धीरे धीरे उसकी चीखें भी बंद हो गई और सब कुछ जैसे शांत हो गया। कुछ देर बाद लोगों ने घर का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर सिर्फ राख पड़ी मिली और कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद से किसी भी अमावस की रात को
किसी का भी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ और तब से लेकर आज तक वो गांव सही सलामत है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। पुलिस की नौकरी करते हुए मुझे 5 साल हो चुके थे, लेकिन इन 5 सालों में पहली बार मेरे जीवन में एक बहुत ही विचित्र घटना घटी थी। इसका जिक्र मैंने कभी किसी से नहीं किया, करता भी तो कैसे, कोई भी मुझ पर विश्वास जो नहीं करता, लेकिन फिर मैं औरों को भी दोष क्यों दूं? ये वाकया ही इतना अजीब है। अगर ये सब मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं भी इस बात पर कभी यकीन नहीं करता। ये वाकया उन दिनों का है जब मेरा ट्रांसफ़र भावनगर नाम के एक छोटे से शहर में हो गया था। मुझे अगले ही दिन वहाँ का चार्ज संभालना था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं पूरी रात सफ़र करूँगा और सुबह सवेरे भावनगर पहुँच जाऊँगा। मैं करीब रात के 10 बजे अपनी कार लेकर भावनगर को चल पड़ा। रात का वक्त होने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक कम था। अकेले इतनी दूर का सफ़र तय करना बड़ा बोरिंग लग रहा था, इसलिए मैंने कार का स्टीरियो चलाया और गाने सुनता हुआ कार चलाने लगा। भावनगर पहुंचने के लिए मुझे हाईवे 52 से होकर गुजरना पड़ता। इस हाईवे के कुछ भाग रात में तो क्या, दिन में भी बिल्कुल वीरान रहते थे। दिन में मुश्किल से कुछ गाड़ियां ही इस रास्ते से गुजरती, तो फिर रात में तो गाड़ियों के आने जाने का सवाल नहीं उठता। इस हाईवे के बारे में दिल्ली में अपने सहकर्मियों से मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी थी। अगर उनकी माने तो यह हाईवे हॉन्टेड है। रात के 3 बजे के आसपास इस हाईवे पर एक आदमी घूमता नजर आता है। यहाँ के लोग उसे हाईवे मैन के नाम से बुलाते हैं। यहाँ से जब भी कोई गाड़ी गुजरती वो उनसे लिफ्ट मांगता। जैसे ही कोई गाड़ी रुकती तो वो अचानक गायब हो जाता। लेकिन मुझे ऐसी बातों पर हंसी आती थी। जैसे ही मैंने हाईवे 52 में एंटर किया, अपने दोस्तों के चटपटे भूतिया किस्से मुझे याद आ गए और मैं हंस पड़ा। अरे यार, मैं खुद से मुस्कुराया और बोला, अकेले कार चलाते चलाते ऊब गया हूँ। अगर वो हाईवे मैन मिल जाए तो थोड़ी गपशप कर लेंगे। अब मुझे थोड़ी नींद आने लगी थी। ऐसी हालत में कार चलाना खतरनाक था, इसलिए मैंने कार को सड़क के एक किनारे रोक दिया और बाहर निकल आया। चारों तरफ घना अंधेरा और खामोशी, जैसे प्रकृति काला लिबास पहने शोक मना रही हो। मैंने एक सिगरेट निकाली और उसे सुलगाने के बाद माचिस नीचे फेंककर उसे पैर से कुचलकर बुझा दिया। एक सिगरेट मिलेगी प्लीज? उस सन्नाटे में मैंने अचानक से एक मर्दाना आवाज सुनी तो मैं चौंक गया। मैंने मुड़कर देखा तो एक आदमी सड़क पार कर मेरी तरफ आ रहा था। उसकी कलाई पर बंधी घड़ी थी और कपड़ों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी अमीर घर का है। मैंने उसे एक सिगरेट दे दी। इतनी रात का है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने उसे बारीकी से देखते हुए पूछा। घर वापस जा रहा था, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। उसने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। अब इस समय तो कोई मैकेनिक मिलेगा नहीं, सोचा पैदल ही निकल लूं, बस थोड़ा आगे ही है मेरा घर, इसलिए गाड़ी को सड़क के किनारे लगाने गया था, लेकिन धक्का मारते मारते जान निकल गई। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आइए मैं छोड़ देता हूँ। जाने क्यों उस अजनबी की हालत पर मुझे तरस आ गया। मेरा नाम राज है। कार चल पड़ी तो उसने मेरे बिना पूछे ही कह दिया, मुझे कहानियाँ लिखने का शौक है। अपनी कहानियों को एक किताब के रूप में प्रकाशित करना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। इसी सिलसिले में शहर गया था, वहाँ तो बात बनी नहीं और आते समय गाड़ी भी बंद पड़ गई। अच्छा, तो आप लेखक हैं? मैंने आईने में उसे देखते हुए पूछा तो मुझे नजर आया कि उसके माथे पर एक गहरी चोट का निशान था। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप मेरी कहानी सुनना चाहेंगे?
जी बिल्कुल। मैंने सोचा ऐसे ही थोड़ा वक्त कट जाएगा। ये कहानी दो दोस्तों की है, विशाल और रजत। आगे उसने बताना शुरू किया। दोनों साथ मिलकर बिजनेस किया करते थे। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ा, विशाल का लालच भी बढ़ता गया। विशाल और रजत अक्सर रजत के फार्म हाउस पर बिजनेस संबंधी बातें करने के लिए मिलते थे। ऐसे ही एक रात विशाल रजत से मिलने आया तो उसने कुछ ऐसी बातें की जो रजत कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने मिलकर मजदूरों को बोनस देने से इनकार कर दिया, उन्हें कम वेतन देकर अधिक काम करवाने की बात की, यहाँ तक कि फर्जी खाता दिखाकर इनकम टैक्स से बचने की भी बात की। विशाल ने साफ मना कर दिया, लेकिन इस कंपनी में रजत भी बराबर का हिस्सेदार था। बिना उसकी रजामंदी के विशाल कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए विशाल उससे अपनी बात मनवाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब रजत किसी भी तरह से न माना तो विशाल को गुस्सा आ गया। जिस हॉल में वो बैठकर बातें कर रहे थे, वहां एक लोहे की प्रतिमा रखी हुई थी जिसके हाथ में एक छड़ी थी। विशाल ने उस छड़ी को निकालकर रजत पर वार कर दिया और रजत वहीं ढेर हो गया। उसने रजत की लाश को फार्म हाउस के तहखाने में बंद कर दिया। अगले दिन वो प्रॉपर्टी के कागजात लेकर आया और उसने रजत के लाश के अंगूठे के छाप उन कागजों पर लगवाकर सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। उसके बाद उसने लाश को तहखाने की दीवार में चुनवा दिया। बस तब से रजत इस इंतजार में ही है कि कब इस मामले का सच बाहर आए। लेकिन रजत तो मर चुका है ना? मैंने बड़ी हैरानी से पूछा। मौत हर कहानी का अंत नहीं होती इंस्पेक्टर खुराना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बस यहीं छोड़ दीजिए, आ गया मेरा घर। मैंने कार रोक दी और उसे अंधेरे में ओझल होते देखता रहा। लेकिन उसे मेरा नाम कैसे पता चला? मेरी कार जब थोड़ी आगे बढ़ी तब मेरे दिमाग में एकाएक एक ख्याल आया। उसे जब जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर देते वक्त शायद उसने मेरा आइडेंटिटी कार्ड देख लिया होगा। मैंने सर हिलाया और आगे का सफर तय करने निकल पड़ा। अगले दिन मुझे पुलिस कमिश्नर साहब के दफ्तर में बुलाया गया। मैंने उन्हें बड़ी गर्मजोशी के साथ सलामी दी तो उन्होंने मुझसे बैठने को कहा। वो काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने चुपचाप एक फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। ये तिलकराज वर्मा की फाइल है, कमिश्नर साहब ने बड़े गंभीर आवाज में कहा। यह पिछले 5 साल से गुमशुदा है। तुमसे पहले कई अफसरों ने इसे ढूंढने की कोशिश की, मगर वो सब नाकामयाब रहे। अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। मैंने वो फाइल खोली और पहले ही पन्ने पर तिलकराज वर्मा की तस्वीर देखी। उस तस्वीर को देखते ही मैं चौंक गया। सर, मैंने तस्वीर कमिश्नर को दिखाते हुए कहा, इस आदमी को मैंने कल रात देखा है। क्या बात कर रहे हो तुम? कमिश्नर हैरान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने फाइल बंद करते हुए कहा। मैं जानता हूं ये कहां मिलेगा। मैं अपनी पुलिस जीप में बैठा और सीधा हाईवे 52 की तरफ रवाना हो गया। हाईवे पर मैंने ठीक उस जगह जीप रोक दी जहां मैंने कल रात उस आदमी को उतारा था। वहां से एक कच्ची सड़क एक बंगले की तरफ जाती थी। यहीं पर होगा वो, कहते हुए मैं जीप से उतरा और उस तरफ चल पड़ा। एक बूढ़े नौकर ने दरवाजा खोला। वर्मा साहब हैं? मैंने उससे पूछा। साहब का तो कई सालों से कोई पता नहीं चल पा रहा है, कहते हुए नौकर की आंखें भर आई। मुझे उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस बंगले की तलाशी लेने का सोचा। मैं अंदर आ सकता हूं? जी। नौकर ने दरवाजा खोल दिया। आखिरी बार तुमने अपने साहब को कब देखा था? जी 5 साल पहले। नौकर नजरें झुकाए बोला।
उस रात वो अपने दोस्त के साथ हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। देर बहुत हो चुकी थी तो इसलिए मैं अपना काम खत्म करके अपने घर चला गया। कहाँ है वो हॉल? जी इस तरफ। वो मुझे घर के बाईं तरफ ले गया। हॉल में तिलकराज वर्मा की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी, लेकिन उस तस्वीर में उसके माथे पर वो निशान नहीं था जो मैंने कल रात देखा था। फिर मेरी नज़र हॉल में रखी एक लोहे की प्रतिमा पर गई। उसके हाथ में एक छड़ी थी और दूसरे हाथ में नहीं। उसे देखकर मुझे जरा शक हुआ। क्या ये जो मूर्ति है इसके दोनों हाथों में छड़ी हुआ करती थी? मैंने नौकर से पूछा। जी। उसने सिर झुका लिया। तो दूसरी छड़ी कहाँ गई? पता नहीं साहब, नौकर ने बड़े दीन भाव से कहा। अगली सुबह जब मैं वापस आया तो वर्मा साहब भी घर पर नहीं थे और ये छड़ी भी गायब थी। अब मुझे पूरी पहेली समझ आ गई। यहाँ कोई तहखाना है? मैंने फौरन पूछा। जी साहब है। नौकर मुझे तहखाने में ले गया। मैंने तहखाने की दीवार को उंगलियों से ठोक कर देखा। उसमें से एक दीवार खोखली थी। मैंने नौकर से फावड़ा लाने को कहा। फावड़े से उसने कुछ ही वार किए होंगे कि दीवार ढह गई। अंदर एक बक्सा था जिस पर ताला लगा हुआ था। मैंने उस फावड़े से वार कर उस ताले को खोला। उसमें से एक नर कंकाल निकला और साथ ही वो लोहे की छड़ी भी जिस पर खून लगा हुआ था। उस कंकाल के माथे पर भी वैसा ही निशान था जैसा मैंने बीती रात राज के माथे पर देखा था। मैंने वो कंकाल फॉरेंसिक क्लिनिक के लिए भेज दिया, लेकिन मुझे फॉरेंसिक की रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि हाईवे 52 पर अंधेरी रात में भटकने वाले हाईवे मैन का सच मैं जान चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज काफी देर हो गई थी। अंधेरा भी काफी हो चला था, पर चांद की रोशनी में सब साफ साफ नजर आ रहा था। रात के 9 बज रहे थे। एक लड़का रवि अपने ऑफिस से बाहर आया। बाहर बाजार बंद होने को था। इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। ये भगवान, आज तो देर हो गई यार, उसने परेशान होते हुए कहा। अगर घर जल्दी पहुंचना है तो कब्रिस्तान वाला रास्ता लेना पड़ेगा। ले लूं क्या? वैसे भी तो चांदनी रात है, सब कुछ तो दिखेगा ही। नहीं नहीं छोड़ो, लंबा वाला रास्ता ही ले लेता हूँ। हाँ, थोड़ा सुनसान होगा पर डर तो नहीं लगेगा। वो मन ही मन सोच रहा था। उसने अपनी बाइक निकाली और तेजी से निकल गया। शुक्र है कुछ तो लोग हैं रास्ते पर, उसने खुद से कहा। रास्ता आज पूरी तरह सुनसान नहीं था। कुछ लोग जा रहे थे। उसके आगे एक नौजवान अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहा था। उसने उसकी पत्नी को देखा। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। वो लाल साड़ी में थी। दोनों को देखकर लग रहा था जैसे नया जोड़ा हो, लेकिन उसका पल्लू हवा में लहरा रहा था और पहिए के पास ही उड़ रहा था। वो किसी भी वक्त पहिए में फंस सकता था। इसलिए रवि ने अपनी बाइक तेज की और उस नौजवान के साथ चलने लगा। रवि को देखकर वो मुस्कुराया। वो नौजवान भी उसे देखकर मुस्कुराया। फिर रवि ने कहा, भाभी से कहिए अपना पल्लू संभाले, पहिए में फंस सकता है। कहकर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो नौजवान उसके साथ आ गया। इस बार उसके पीछे कोई औरत नहीं थी। तो रवि ने पूछा, अरे भाई साहब, भाभी जी को कहाँ उतार दिया? उस नौजवान ने घबराते हुए कहा, मैं अकेला चला था, मेरे साथ कोई औरत नहीं थी। इतना सुनते ही वो दोनों बहुत डर गए। रवि की तो हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह भी क्या हुआ। क्या वो आदमी सच बोल रहा था? तभी उस आदमी ने रवि की तरफ अपना सिर घुमाया और कहा, भाभी जी को कहिए अपना पल्लू संभाले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।